हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम्स बिल्कुल सर पर आ गए हैं ना। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। आज का ये रिवीजन सेशन पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट चैप्टर पर फोकस्ड है। एकदम क्रिस्प, फास्ट और पॉइंट टू पॉइंट। हमारा टारगेट बस एक ही है कि कम से कम समय में मैक्सिमम मार्क्स कैसे स्कोर किए जाएं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए सीधा डाइव इन करते हैं। तो आज का स्टडी रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम कवर करेंगे 1. द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, 2. लेफ्ट वर्सेस राइट आइडियोलॉजीज, 3. चूजिंग अ डेवलपमेंट पाथ, 4. द 5 ईयर प्लान्स और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट 5. स्टूडेंट एग्जाम प्रेप एंड एफएक्यू सेक्शन। ये पूरा फ्रेमवर्क एग्जाम के लिए एक बहुत सॉलिड बेस बनाएगा। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। 1. द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, द ओरिसा पॉस्को केस। अब समझते हैं कि डेवलपमेंट या विकास का असली मतलब आखिर होता क्या है। इसे एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से देखते हैं। ओडिशा का केस, जहां आयरन ओर यानी लोहे के बहुत बड़े रिजर्व्स हैं। एक तरफ हैं गवर्नमेंट प्लानर्स। इनका गोल एकदम स्ट्रेट है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ लाना, बाहर से कैपिटल अट्रैक्ट करना और हजारों जॉब्स क्रिएट करना। एकदम लॉजिकल लगता है ना। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, वहां ट्राइबल कम्युनिटीज और एनवायरमेंटलिस्ट्स हैं। ट्राइबल्स का सबसे बड़ा डर यह है कि अगर यहाँ इतनी बड़ी इंडस्ट्री लग गई तो उनका घर बार छिन जाएगा, उनकी लाइवलीहुड चली जाएगी। और एनवायरमेंटलिस्ट्स को चिंता है माइनिंग से होने वाले भारी पोल्यूशन की। तो देखा जाए तो जो चीज़ एक गवर्नमेंट प्लानर के लिए ग्रोथ और डेवलपमेंट है, वही सेम चीज़ ट्राइबल्स और एनवायरमेंटलिस्ट्स के लिए डिस्ट्रक्शन है। दोनों का पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग है। और यहीं से हम आते हैं सेक्शन 2 पर। 2. लेफ्ट वर्सेस राइट आइडियोलॉजीज, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन। जब ओडिशा जैसी सिचुएशन आती है तो क्या किया जाए? ग्रोथ पर फोकस करें या ट्राइबल्स की लोकल आइडेंटिटी और एनवायरनमेंट को बचाएं? देखिए, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से डेवलपमेंट सिर्फ एक इकोनॉमिक मुद्दा नहीं रह जाता, ये एक प्योर पॉलिटिकल मुद्दा बन जाता है। और इसी को पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन कहा जाता है। मतलब ऐसे बड़े पॉलिसी डिसीजंस पर होने वाले वो डिबेट्स और डिसएग्रीमेंट्स जो पूरी सोसाइटी पर असर डालते हैं। अब सवाल यह है कि ये इतने मुश्किल डिसीजन आखिर लेगा कौन? कोई बड़ा बिजनेसमैन या कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट? बिल्कुल नहीं। एक डेमोक्रेसी में ये काम डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का होता है, यानी वो नेता जिन्हें जनता ने चुना है। क्योंकि उन्हें सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखना, बल्कि सोशो इकोनॉमिक जस्टिस बैलेंस करना है, ताकि डेवलपमेंट का फायदा समाज के हर वर्ग को मिल सके। और इन्हीं डिसीजंस को लेने के लिए दो मेन पॉलिटिकल विचारधाराएं होती हैं। लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी यानी वामपंथी अप्रोच का मानना है कि गवर्नमेंट को आगे आकर पुअर और डाउनट्रोडन सेक्शंस को सपोर्ट करना चाहिए। इनका पूरा ध्यान पब्लिक वेलफेयर और गवर्नमेंट इंटरवेंशन पर होता है। वहीं दूसरी तरफ राइटिस्ट आइडियोलॉजी या दक्षिणपंथी अप्रोच बिल्कुल अलग सोचती है। उनका मानना है कि फ्री मार्केट कंपटीशन को अपना काम करने देना चाहिए और इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम से कम होना चाहिए। उनके हिसाब से फ्री मार्केट इकोनॉमी खुद ब खुद प्रोग्रेस ले आएगी। एकदम इम्पार्शियल होकर देखें तो दोनों के अपने अपने मजबूत तर्क हैं। अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ। 3. चूजिंग अ डेवलपमेंट पाथ, ग्लोबल मॉडल्स ऑफ प्रोग्रेस। आज़ादी मिलने के ठीक बाद भारत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि आखिर डेवलपमेंट का कौन सा रास्ता चुना जाए। उस टाइम दुनिया के दो बहुत ही डोमिनेंट ग्लोबल मॉडल्स थे। एक था वेस्टर्न कैपिटलिस्ट मॉडल, जो यूएसए और यूरोप में चलता था। यहाँ पूरा फोकस प्राइवेट सेक्टर, मास प्रोडक्शन और फ्री मार्केट इकोनॉमी पर था। और दूसरा था यूएसएसआर का सोवियत सोशलिस्ट मॉडल, जहाँ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, स्टेट ओनरशिप और गवर्नमेंट इंटरवेंशन से वेलफेयर पर फोकस होता था। इंडिया ने एक बहुत ही यूनिक सिचुएशन फेस की। देश की एक बहुत बड़ी आबादी उस वक्त भारी गरीबी में थी। इसलिए इंडियन लीडर्स इस सोवियत मॉडल से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए। उन्हें लगा कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को गरीबी से बाहर निकालने के लिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन और प्रॉपर प्लानिंग एकदम ज़रूरी है। तो ये प्लानिंग एग्जीक्यूट कैसे हुई? चलिए देखते हैं सेक्शन 4 में। 4. द 5 ईयर प्लान्स, हिस्टोरिकल एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग। आइडियोलॉजी तो चुन ली गई, पर इस सोशलिस्ट अप्रोच को जमीन पर कैसे उतारा गया, ये टाइमलाइन एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। एक बड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि प्लानिंग का आइडिया आज़ादी के बाद नहीं, बल्कि पहले ही शुरू हो गया था। 1944 में आया था बॉम्बे प्लान। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसे इंडिया के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने खुद प्रपोज किया था और स्टेट लेड डेवलपमेंट की मांग की थी। फिर 1950 में प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ, जिसके फर्स्ट चेयरपर्सन बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस तरह सोवियत मॉडल से इंस्पिरेशन लेते हुए 1951 में इंडिया का फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ और उसकी ठीक बाद 1956 में सेकेंड 5 ईयर प्लान। अब आते हैं एग्जामिनर्स के सबसे फेवरेट टॉपिक पर, फर्स्ट और सेकेंड 5 ईयर प्लान का डिफरेंस।
फर्स्ट प्लान डिजाइन किया था के.एन. राज ने और इनका कोर मोटो था हेसन स्लोली, यानी जल्दी तो करनी है पर सोच समझकर। इनका प्राइमरी फोकस एग्रीकल्चर, पॉवर्टी हटाने और लैंड रिफॉर्म्स पर था। लेकिन सेकेंड प्लान में गियर एकदम शिफ्ट हो गया। पीसी महालनोबिस इसके आर्किटेक्ट थे और इनका अप्रोच काफ़ी एग्रेसिव था। यहाँ फोकस एग्रीकल्चर से हटकर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर आ गया। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए बाहर से आने वाले सामान पर हैवी टैरिफ्स लगाए गए और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की स्ट्रैटेजी अपनाई गई। दोनों प्लान्स की डायरेक्शन एकदम अलग थी। लेकिन क्या ये अर्ली प्लानिंग एकदम फ्लॉलेस थी? वेल, ऐसा नहीं है। इन अर्ली प्लान्स की कुछ बहुत मेजर क्रिटिसिज्म्स भी हैं। सबसे बड़ा पॉइंट ये उठता है कि इनमें एक अर्बन बायस था। मतलब शहरों और हेवी इंडस्ट्रीज पर तो जमकर फोकस किया गया, लेकिन गांव और रूरल डेवलपमेंट को काफी हद तक निगलेक्ट कर दिया गया। एग्रीकल्चर सेक्टर को निगलेक्ट करने की वजह से देश में फूड शॉर्टेजेस और स्कार्सिटी का रिस्क पैदा हो गया था। और एक प्रॉब्लम थी टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस की। हैवी मशीनें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती थी, जिसमें देश का बहुत सारा कीमती फॉरेन एक्सचेंज खर्च हो रहा था। ये पॉइंट्स एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। और अब आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, सेक्शन 5 स्टूडेंट एग्जाम प्रेप एंड FAQ, द ट्यूटर्स टूल किट। कॉन्सेप्ट्स तो समझ लिए, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में आंसर्स लिखने का एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है जिससे मार्क्स मैक्सिमाइज होते हैं। लंबे और बोरिंग पैराग्राफ लिखने के बजाय इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। स्टेप 1, आंसर की शुरुआत हमेशा एक क्लियर और क्रिस्प इंट्रोडक्शन के साथ होनी चाहिए। स्टेप 2, आंसर को डिस्टिंक्ट छोटे बुलेट पॉइंट्स में ब्रेक करना चाहिए। इसका एक सिंपल रूल है, जितने मार्क्स का क्वेश्चन कम से कम उतने पॉइंट्स, यानी अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 8 सॉलिड बुलेट पॉइंट्स जरूर होने चाहिए। और स्टेप 3, हमेशा एक स्ट्रॉन्ग समराइजिंग कंक्लूजन के साथ एंड करना चाहिए। एग्जामिनर को ये क्लीन और लॉजिकल स्ट्रक्चर बहुत पसंद आता है। रिवीजन के लिए ये इस चैप्टर के सबसे हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस हैं। इन्हें प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसे, What were the main features of the first 5-year plan? Explain the objectives of the second 5-year plan. What was the Bombay Plan of 1944? और एक conceptual question. Why are development decisions considered political contestations? अगर आज के सेशन को ध्यान से फॉलो किया है तो इन सारे सवालों को एकदम कॉन्फिडेंस के साथ क्रैक किया जा सकता है। इनकी राइटिंग प्रैक्टिस एग्जाम के लिए बेहद क्रूशियल है। तो आज के इस रिवीजन सेशन से एक बात तो पूरी तरह क्लियर हो गई होगी कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारतें बनाना नहीं है। ये एक बहुत ही डीप और इम्पैक्टफुल पॉलिटिकल चॉइस है जिसका असर समाज के हर इंसान पर पड़ता है। सेशन रैप अप करने से पहले एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। हाउ कैन मॉडर्न प्लानर्स सक्सेसफुली बैलेंस रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ विद द प्रोटेक्शन ऑफ लोकल आइडेंटिटीज एंड वल्नरेबल कम्युनिटीज? आज के टाइम में जब तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो ट्राइबल्स जैसी वल्नरेबल कम्युनिटीज की आइडेंटिटी को कैसे बचाया जा सकता है? ये एक ऐसी डिबेट है जिसका परफेक्ट जवाब आज भी तलाशा जा रहा है। इसी फूड फॉर थॉट के साथ आज का ये सेशन यहीं समाप्त होता है। एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।